हिमाचल विधानसभा चुनावों में परिस्थितियां जिस तरह से कहा गया था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त 7 बजे और 7 बजे जो है लोग अपने घरों में चल जाते हैं, लोग खाना खा के डिनर भी कर लेते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी है, क्योंकि समय बहुत कम है, तो ऐसे में वो किस तरह से लोगों के बीच में जाए, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा एक कहिए कि डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। क्योंकि इस वक्त वो लोगों के पास जाना तो चाहते हैं, लोगों से अपनी जो उनका प्रचार प्रसार करना तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन कैंडिडेट्स हैं, उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो पूरा दिन प्रचार करने के बाद अब उनको खाना खाने का समय मिले है। तो कुसुम्पटी विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश चांदना, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने अपने इस हलके में बिताया, लोगों से बातचीत करी और क्या क्या मुद्दे उठाए, खासकर क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। तो पूछते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर हिमाचल टुडे में। थैंक यू मैडम जी, आपका। अभी हम थोड़े से एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे हम निकले थे शिमला से, और आज हमारा टारगेट था 3-4 पंचायतें कवर करना। तो ऑलमोस्ट हमने मशोबरा, और उसके बाद मशोबरा से हम पैदल ही उतरे नीचे, पूरा गुम्मा उतरते गए, गुम्मा खड्ड तक आ गए, फिर गुम्मा ऊपर चढ़ गए। गुम्मा क्योंकि पंचायत आधी पहाड़ से इस तरफ है, आधी पहाड़ से इस तरफ है, तो वो भी हमने कवर किया है। और अभी हमने 10 मिनट पहले, करीब 7 बजने वाले हैं, खाना खाया है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं दिन भर भूखे रहे, प्यासे रहे, और हमारी टारगेट यही है कि हर घर जाना। हमने कोई भी घर छोड़ा नहीं, और हर घर में हम ढंग से बात करते हैं, ढंग से अपनी बात रखते हैं, और लोग हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और हिमाचल टुडे की टीम पूरी यहाँ पहुंची है। और दूसरी बात, हम लोग सही सवाल पूछते हैं, तो सही सवाल में मेरा सवाल आपसे ये है, जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी हिमाचल में इस बार आई है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, लोग तो चाहते हैं बदलाव, ये बात तो साफ दिख रही है कि लोगों के मन में बदलाव है। पर क्या है कि यहाँ पे ना थोड़ा हिमाचल में ट्रेडिशनल चीजें हैं, लोगों के अंदर कुछ धारणाएं हैं जो हमें हटानी है। देखो, वी आर एजुकेटेड पीपल, और हम यही इसी तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपके स्कूलों की हालत देखो, आपके सरकारी स्कूलों की हालत देखो, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था देखो। अभी एक गुम्मा आपको मैं दिखाता हूँ, अभी रात हो गई है, तो गुम्मा में एक स्कूल है, वो खंडर की तरह दिखता है, प्राइमरी स्कूल है, और बिल्कुल खंडर नुमा स्कूल है वो। मैंने वो वायरल भी किया था। यहाँ पे डिस्पेंसरी, अच्छा एक पीछे मंजू डाबरी करके जगह, वो चलो मेरे उससे क्षेत्र से बाहर आता है, पर वहां पे भी मैंने देखा कि स्कूल की बहुत बुरी हालत है। पर मैं अपने क्षेत्र की बताऊं, पर एक मूल कोटी में एक स्कूल है जो आज हम सुबह देख के आए थे, जहाँ सिर्फ 3 कमरों में हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, और वो भी हमारे अनुरुद्ध सिंह जी जो हमारे MLA हैं, उनके मूल निवास। देखो, मूल कोटी का मतलब यह है कि जहां उनका मूल निवास था, जहां उनके बाप दादा कभी आए थे, वो उस जगह की बात कर रहा हूं मैं। वहां कच्ची सड़क है, वहां 5 किलोमीटर सड़क कच्ची है, और वहां के लोग जो है बड़े परेशान हैं। तो हम लोगों से यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के लिए सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा, फिर हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी, चौथा है महंगाई, और 5वां है भ्रष्टाचारी। ये तो हमारे मेन मुद्दे हैं। और एक अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो पंजाब से आए हैं, अभी 3 दिन पहले 21 तारीख को मान साहब ने वहां पे OPS लागू कर दी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। क्योंकि हमारे हिमाचल में करीब 70% आबादी जो है आर एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो OPS ना होने की वजह से हमारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान है, और कुछ लोग तो माल रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो आंदोलन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, और कोई भी गवर्नमेंट उनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं कर रही। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि OPS अगर केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं, तो ये मान साहब ने पूरी कर दी 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और हिमाचल की जनता को ये मैं संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि OPS एकमात्र ऐसा नेता केजरीवाल ही है जो वापस ला सकते हैं। क्योंकि पंजाब अगर बीजेपी ने लानी होती तो इन 5 सालों में क्यों नहीं लाई? इससे पहले कांग्रेस थी, वो क्यों नहीं लाई? और कांग्रेस टेन्योर में ही OPS बंद हुई थी, और उस टाइम सेंटर में बीजेपी का टेन्योर था। तो और केजरीवाल जी ने इस बात पे बयान भी दिया कि OPS जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे प्रदेशवासियों के लिए, सबके लिए। क्योंकि देखो, कोई आदमी सरकारी नौकरी क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो, उसको पेंशन मिले, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको ढंग से पेंशन मिले। अभी आज की डेट में ये हालत है, जो OPS के तहत एम्प्लॉयज आते हैं उनको 1200-1500 ऐसे पेंशन मिलती है, और जो पहले वाले एम्प्लॉयज थे वो 30-40 हजार पेंशन ले रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग लोगों के बीच में जड़ तक जा रहे हैं। हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे, हम आम आदमी की तरह जाते हैं और आम आदमी की तरह चलते हैं। अभी सिंपल से भोजनालय में हमने खाना खाया है ना, और कोई किसी किस्म का हम किसी को लालच नहीं दे रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से अपना काम करके हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं।
आपके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि लोगों का विश्वास जीतना आसान भी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सर्विस क्लास है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, उनकी धारणाएं बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है वो है? अच्छा, देखो चुनौती का सामना करना तो केजरीवाल जी ने हमें सिखाया है। केजरीवाल जी ने खुद इतनी चुनौतियां सही हैं, क्योंकि देखो केजरीवाल जी आए हैं क्रांतिकारी मूवमेंट से। आपको मालूम है अन्ना हजारा मूवमेंट से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो चुनौतियों का सामना तो केजरीवाल जी को भली भांति आता है, और यही हमसे उन्होंने सीखा है। देखो हम लोग भी उन्हीं से यही सीख रहे हैं, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है, IITian, ही वॉज IRS ऑफिसर एंड वेल एजुकेटेड, और उन्होंने दिल्ली में बहुत शानदार काम करके दिखाया। उसी से मोटिवेट होकर हम उनके साथ जुड़े। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, प्रोफेशनली मेरा क्लिनिक है, तो मैं भी इस पार्टी से जुड़ा इसी वजह से कि ये एकमात्र ऐसा नेता है जो इस देश में बदलाव ला सकता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो गरीबों के लिए सोचता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सोचता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो हमारे बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोचता है। ये राजनीति नहीं करता, ये सिर्फ काम करने में विश्वास रखता है। और इसके आपने तो सेंटर में देखा ही है कि काफी इनके बाधाएं भी आती हैं, पर ये काम करते जा रहे हैं। दिल्ली में इनके पास पूरी सरकार नहीं है, सिर्फ 70% इनके पास सरकार है। बाकी सेंटर का, LG का इनको वो लेने पड़ते हैं परमिशन हर काम में। पुलिस इनके अंदर नहीं है, मतलब होम डिपार्टमेंट इनके अंदर नहीं है। बट फिर भी केजरीवाल जी ने वो चमत्कार करके दिखाया, और पंजाब में जो इन्होंने 92 सीटों से क्लीन स्वीप किया, वो चीजें जो हैं हमें ये बताती हैं कि इस देश को, पूरे देश को अब बदलाव की जरूरत है। अब इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम कर सकें, जो लोगों को काम करके दिखा सकें। उनको नेताओं को, लोगों को अब क्रेज नहीं है। लोगों को क्रेज है जो उनकी समस्या हल करे। लोग उन लोगों को अब चाह रहे हैं। आपने पंजाब की बात करी, तो पंजाब में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो पड़ोसी राज्य होने के नाते हिमाचल में भी इफेक्ट करते हैं। चाहे वो जिस तरह से नशे का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सरहदी जो क्षेत्रों की कई बातें होती है, इसके अलावा पानियों का, बिजली के, ये सारे मसले जो हैं इंटरस्टेट आपस में इनके मसले होते हैं। हालांकि हिमाचल के साथ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरीके से गवर्नमेंट पंजाब में चल रही है वो हिमाचल में भी इफेक्ट करती है, लोग देखते हैं उस चीज को? बिल्कुल। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे हिमाचल के जो लोग हैं ना, 3 चीजें इसमें बहुत अच्छी हमारे हिमाचल के लोगों में। एक, हमारे हिमाचल के लोग ईमानदार हैं, हमारे हिमाचल के लोग समझदार हैं, और हमारे हिमाचल के लोग खुशहाल भी हैं। देखो यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ खुशहाली है, लोग समझदार हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं, हर घर में अखबार आती है। तो यहाँ लोग हर चीज देख रहे हैं और अंदर अंदर से समझ रहे हैं कि राजनीति कौन कर रहा है और कौन काम कर रहा है। अब ये जो दिल्ली में ड्रामा हो रहा है सिसोदिया जी वाला, क्या लोगों को पता नहीं है? जब उन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन ला दी दिल्ली में सिसोदिया जी ने, और उससे पहले जैन साहब ने हेल्थ रेवोल्यूशन ला दी, तो ये क्या हम भी तो थे? देखो हमने भी देखा जैन साहब के ऊपर झूठे आरोप लगा के अभी तक उनको अंदर बंद किया हुआ है। वो उस जगह की बात कर रहा हूं मैं। वहाँ कच्ची सड़क है, वहाँ 5 किलोमीटर सड़क कच्ची है, और वहाँ के लोग जो है बड़े परेशान हैं। तो हम लोगों से यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के लिए सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा, फिर हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी, चौथा है महंगाई, और 5वां है भ्रष्टाचारी। ये तो हमारे मेन मुद्दे हैं। और एक अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तो पंजाब से आए हैं, अभी 3 दिन पहले 21 तारीख को मान साहब ने वहां पे OPS लागू कर दी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि हमारे हिमाचल में करीब 70% आबादी जो है आर एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो OPS ना होने की वजह से हमारे एम्प्लॉयज बहुत परेशान हैं, और कुछ लोग तो माल रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। उनका एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो आंदोलन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, और कोई भी गवर्नमेंट इनकी ये डिमांड फुलफिल नहीं कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगा कि OPS अगर केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं, तो ये मान साहब ने पूरी कर दी 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और हिमाचल की जनता को ये मैं संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि OPS एकमात्र ऐसा नेता केजरीवाल ही है जो वापस ला सकते हैं। क्योंकि पंजाब अगर बीजेपी ने लानी होती तो इन 5 सालों में क्यों नहीं लाई? इससे पहले कांग्रेस थी, वो क्यों नहीं लाई? और कांग्रेस टेन्योर में ही OPS बंद हुई थी, और उस टाइम सेंटर में बीजेपी का टेन्योर था। तो और केजरीवाल जी ने इस बात पे बयान भी दिया है कि OPS जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे प्रदेशवासियों के लिए, सबके लिए। क्योंकि देखो कोई आदमी सरकारी नौकरी क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि उसकी लाइफ सिक्योर हो, उसको पेंशन मिले, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको ढंग से पेंशन मिले। अभी आज की डेट में ये हालत है, जो OPS के तहत एम्प्लॉयज आते हैं उनको 1200-1500 ऐसे पेंशन मिलती है, और जो पहले वाले एम्प्लॉयज थे वो 30-30, 40 हजार पेंशन ले रहे हैं।
तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग लोगों के बीच में जड़ तक जा रहे हैं। हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे, हम आम आदमी की तरह जाते हैं और आम आदमी की तरह चलते हैं। अभी सिंपल से भोजनालय में हमने खाना खाया है ना, और कोई किसी किसी किस्म का हम किसी को लालच नहीं दे रहे, हम अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम करके हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि लोगों का विश्वास जीतना आसान भी नहीं है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि सर्विस क्लास है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पहले से ही किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, उनकी धारणाएं बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है वो है? अच्छा, देखो, चुनौती का सामना करना तो केजरीवाल जी ने हमें सिखाया है। केजरीवाल जी ने खुद इतनी चुनौतियां सही हैं, क्योंकि देखो, केजरीवाल जी आए हैं क्रांतिकारी मूवमेंट से। आपको मालूम है, अन्ना हजारा मूवमेंट से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो चुनौतियों का सामना तो केजरीवाल जी को भली भांति आता है और यही हमसे उन्होंने सीखा है। देखो, हम लोग भी उन्हीं से यही सीख रहे हैं, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड है, IITian, ही वॉज IRS ऑफिसर एंड वेल एजुकेटेड, और उन्होंने दिल्ली में बहुत शानदार काम करके दिखाया। उसी से मोटिवेट होकर हम उनके साथ जुड़े। मैं अब खुद एक डॉक्टर हूं, प्रोफेशनली मेरा क्लिनिक है, तो मैं भी इस पार्टी से जुड़ा इसी वजह से कि ये एकमात्र ऐसा नेता है जो इस देश में बदलाव ला सकता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो गरीबों के लिए सोचता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सोचता है। ये एकमात्र ऐसा नेता है जो हमारे बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोचता है। ये राजनीति नहीं करता, ये सिर्फ काम करने में विश्वास रखता है। और इसके आपने तो सेंटर में देखा ही है कि काफी इनके बाधाएं भी आती हैं, पर ये काम करते जा रहे हैं। दिल्ली में इनके पास पूरी सरकार नहीं है, सिर्फ 70% इनके पास सरकार है। बाकी सेंटर का, LG का, इनको वो लेने पड़ते हैं परमिशन हर काम में। पुलिस इनके अंदर नहीं है, मतलब होम डिपार्टमेंट इनके अंदर नहीं है। बट फिर भी केजरीवाल जी ने वो चमत्कार करके दिखाया, और पंजाब में जो इन्होंने 92 सीटों से क्लीन स्वीप किया, वो चीजें जो हैं हमें ये बताती हैं कि इस देश को, पूरे देश को अब बदलाव की जरूरत है। अब इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो काम कर सकें, जो लोगों को काम करके दिखा सकें। उनको नेताओं को, लोगों को अब क्रेज नहीं है। लोगों को क्रेज है जो उनकी समस्या हल करे। लोग उन लोगों को अब चाह रहे हैं। आपने पंजाब की बात करी, तो पंजाब में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो पड़ोसी राज्य होने के नाते हिमाचल में भी इफेक्ट करते हैं। चाहे वो जिस तरह से नशे का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सरहदी जो क्षेत्रों की कई बातें होती है, इसके अलावा पानियों का, बिजली के, ये सारे मसले जो हैं इंटर स्टेट आपस में इनके मसले होते हैं। हालांकि हिमाचल के साथ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरीके से गवर्नमेंट पंजाब में चल रही है वो हिमाचल में भी इफेक्ट करती है, लोग देखते हैं उस चीज को? बिल्कुल। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे हिमाचल के जो लोग हैं ना, 3 चीजें इसमें बहुत अच्छी हमारे हिमाचल के लोगों में। एक, हमारे हिमाचल के लोग ईमानदार हैं, हमारे हिमाचल के लोग समझदार हैं, और हमारे हिमाचल के लोग खुशहाल भी हैं। देखो, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ खुशहाली है, लोग समझदार हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं, हर घर में अखबार आती है। तो यहाँ लोग हर चीज देख रहे हैं और अंदर अंदर से समझ रहे हैं कि राजनीति कौन कर रहा है और कौन काम कर रहा है। अब ये जो दिल्ली में ड्रामा हो रहा है सिसोदिया जी वाला, क्या लोगों को पता नहीं है? जब उन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन ला दी दिल्ली में, सिसोदिया जी ने, और उससे पहले जैन साहब ने हेल्थ रेवोल्यूशन ला दी, तो ये क्या, हम भी तो थे। देखो, हमने भी देखा जैन साहब के ऊपर झूठे आरोप लगा के अभी तक उनको अंदर बंद किया हुआ है। बार बार सिसोदिया जी को तंग कर रहे हैं। अब मान साहब पे भी कई तरह के आरोप लगते हैं, पर मान साहब अपना काम करते जा रहे हैं। अब मान साहब ने 7 महीने के अंदर अंदर 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, 20,000 लोगों को नौकरियां दे दी, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, बिजली के बिल लोगों के 0 आने शुरू हो गए। जो उन्होंने वादे किए थे उससे बढ़ के उन्होंने काम किया। तो मैं ये समझता हूं कि आज की डेट में हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये विरोधी दल का है तो मुझे इसका विरोध ही करना है। लेकिन 1,000 रुपए तो वहां पे भी महिलाओं को नहीं मिले और आपने भी वादे किए। देखो, जब मान साहब ने सारी चीजें पूरी करते जा रहे हैं, OPS तक वो पहुंच गए। अभी देखो, 7 महीने में आप एक सरकार को एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि 25 सालों से कांग्रेस या अकाली दल शासित प्रदेश था, तो 7 महीनों में इतना काम कर दिया, करके दिखा दिया। 5 साल में तो पता नहीं कितना काम हो जाएगा। हमें किसी से अगर उम्मीद लगानी भी है तो थोड़ा सब्र भी तो रखना पड़ेगा ना, पेशेंस रखनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, स्टार प्रचारकों की बात करें तो कौन कौन यहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं? हमारी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अभी देख रहा था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी हैं, मान साहब हैं, सिसोदिया जी हैं, राघव चड्डा जी हैं, संदीप पाठक जी हैं, फिर ये हमारे जो अपने स्टेट के हैं सुरजीत ठाकुर जी हैं, और एक और हमारे बिलासपुर में स्टेट प्रवक्ता हैं, वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। उनका यहाँ श्री भंडारी जी हैं, रिटायर्ड पुलिस IG हैं, वो DG सॉरी। तो
प्रचारकों का तो काम चल ही रहा है, पर मैं ये देख रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पे हम जब तक नहीं जाएंगे, प्रचारक ठीक है वो तो आएंगे, सेंटर पॉइंट पे आएंगे, शिमला में आ जाएंगे या कहीं साइड में आ जाएंगे, जड़ तक तो हमें ही जाना पड़ेगा ना, जो जो कैंडिडेट हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि कई तरह के अगर आप भी देख रहे होंगे तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शुरुआती तौर पर उन्होंने बहुत रैलियां करी, लेकिन अब हिमाचल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और गुजरात की तरफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वक्त आने पे सब कुछ होता है। अब इलेक्शंस यहाँ थोड़ा आनन फानन में अनाउंस हुए हैं, अब वो भी शायद हो सकता है कोई बीजेपी की कारस्तानी हो, क्योंकि बीच में दिवाली भी आ गई, दिवाली की वजह से भी हमारा काम रुका। तो जैसे ही अब ये इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तो अब देखना आपने अगले 20 दिनों में हम किस तरह से, हमारी रैलीज भी होंगी, सब कुछ होगा और स्टार प्रचारक भी आएंगे और हम देख लेना किस तरह से अपनी वेव बना लेंगे। टफ कंपटीशन किसके साथ लग रहा है? मुझे तो अपने आप से ही लग रहा है, क्योंकि मुझे देखो ये लग रहा है कि जब मैं 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं लोगों के घरों में जा रहा हूं, लोगों के दिलों में बस रहा हूं, तो क्या लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? मैं उनसे मांग क्या रहा हूं? उन्हीं के बच्चों के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, उन्हीं के बुजुर्गों की स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, उन्हीं के बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा हूं। मैं तो उनको कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो उनको कह रहा हूं कि आप जिस तरह जी रहे हो, 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। मैडम, आपको लगता है कि हम वहां पहुंचे जहां हमें पहुंचना चाहिए था? नहीं पहुंचे हम। ये वो देश नहीं है महात्मा गांधी जो सोचा था, ये वो देश नहीं है जो भगत सिंह जी ने सोचा था। तो इस चीज को समझिए कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए बाहर निकले हैं। मुझे क्या पड़ी थी, मैं एक अच्छा खासा डॉक्टरी करता हूँ, मैं इसलिए निकला कि यार चलो अब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं फील्ड में निकला और मेरे साथ बहुत लोग हैं और हम लोग साथ मिलके, मुझे ऐसा लगता है कि हम परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे। लोगों के पास जाते हैं, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, क्या चाहिए उन्हें बदलाव के अलावा? मतलब उनके मुख्य सबसे पहला जो शब्द होता है लोगों का वो यही होता है कि बदलाव तो होना चाहिए। फिर हम कहते हैं हम आपको विकल्प दे रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं इस बात को। फिर हमारे जो गारंटीज हैं, केजरीवाल ने जो दी हैं, 11 गारंटीज दे रखी हैं, वो सब उनको हम पढ़ के सुनाते हैं। कई जगह ज्यादा लोग हो तो हम संवाद भी करते हैं, तो हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर ये होता है कि लोगों के मन में बसना इतना आसान नहीं होता। और मैं करीब 2 बार लोगों के घर जा चुका हूँ, ये मेरा 2nd राउंड चल रहा है। अभी जो आज हम करके आए, दिस इज 2nd राउंड। तो अब लोग हमें जब दोबारा मिल रहे हैं और अब मैं प्रत्याशी के रूप में जा रहा हूँ, तो लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। समय कम है, ऐसे में कितनी ज्यादा आपको लग रहा है चुनौतियां आपके आगे है, हर एक कैंडिडेट के लिए है? क्योंकि 12 नवंबर को चुनाव जो मतदान होना है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे परिस्थितियां हैं, घर इतने दूर दूर है, ऊपर से जल्दी यहाँ लोग सो जाते हैं, ठंड है, तो ऐसे में कितनी चुनौती है आपके लिए? देखो, चुनौतियां तो फिर अगर मेरे लिए हैं तो कांग्रेस वाले के लिए भी तो होंगी, बीजेपी वाले के लिए भी तो होंगी। ये चीज, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि घर घर जाना है, दर दर जाना है। अब देखो, सुबह 6:30 बजे आज मैंने गाड़ी स्टार्ट करवा दी थी और अभी आप देख लो शाम के 7 बजे से ऊपर हो चुका है टाइम। तो अब अगर आप कहेंगे तो हम तो रात को भी चल पड़ेंगे, पर रात को लोग हम पे हंसेंगे इस करके, हम नहीं तो हम तो रात को भी चलने को तैयार हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम बदलाव लाके ही छोड़ेंगे। बिल्कुल, बदलाव लाकर छोड़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ जो है सारे प्रत्याशी अपने अपने हलकों में जाके प्रचार कर रहे हैं। उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं का कितना अहम रोल मानते हैं? कार्यकर्ता तो लाइफ लाइन है हमारी पार्टी की। और आप देखिए, ये रिटायर्ड मैडम है, देखो इनकी एज देखिए आप, ये रिटायर्ड मैडम है, ये साथ में एक और मैडम है जो हमारे साथ चलती हैं, और भी ये हमारे लाल जी हैं, नरेश जी हैं, और भी बाहर 5-6 लोग हैं, 2 गाड़ियां हमारी चल रही हैं। तो कार्यकर्ता तो उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और ये लोग हमारे, देखो ये दिन भर मेरे साथ भूखे प्यासे रहे, किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि यार हमें पहले खाना खिला दो, क्योंकि हम ऐसी जगह में थे, हम मशोबरा से पैदल उतर रहे थे नीचे, तो हम गुम्मा तक, बीच में ना कोई होटल था ना कोई ढाबा था, सिर्फ घर थे। कुछ लोगों के घर हमने नींबू पानी पिया, चाय पी, जो लोगों ने हमारे को ऑफर किया, और हमने अब शाम को 6:30 पौने 7 बजे यहाँ खाना खाया। एक चीज ये भी है कि जब हम अगर और राज्यों की बात करें तो वहां पर जब वोट प्रचार के लिए जाते हैं तो साथ में सिक्योरिटी बहुत होती है, पुलिस वालों की सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कहिए कि खुले मन से या बिना किसी डर के प्रचार प्रसार किया जा सकता है। मैंने आपको बताया ना, हिमाचल जो है, हिमाचल के लोग बहुत शांत प्रिय लोग हैं। हम लोग जो हैं, हमें 1% भी टेंशन नहीं कि हमारे ऊपर कोई हमला हो जाएगा, मतलब ना कांग्रेस वालों को, ना बीजेपी वालों को, ना किसी को। देखो, हम लोग शांति से रहने वाले लोग हैं और अपना काम करने में विश्वास करते हैं। और हमें ये लगता है कि हमारे हिमाचल के जो निवासी हैं वो भी यही चाहते हैं कि शांति से हमारी जिंदगी बीतते रहे और हमारी जिंदगी में बदलाव आए। इसी वजह से लोग शायद हमें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। सीएम चेहरे की बात करें, क्या अभी तक कुछ डिसाइड हो पाया कौन रहेगा? देखिए, ये तो उनका डिसीजन है केजरीवाल जी का कि किसको वो सीएम का चेहरा घोषित करते हैं या नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको सीएम का चेहरा जरूर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा।
ये उनको कर देना चाहिए। बाकी उनकी अपना वो है, देखो मैं इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। ये हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, सिसोदिया जी हैं, मान साहब हैं, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो हम सबको सर्वमान्य होगा। हिमाचल में भाजपा की सरकार रही है, ऐसे में भाजपा के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन है? भाजपा के प्रति तो मैडम काफी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा हुआ कि जयराम जी का जो टेन्योर था उसमें करीब 2-2.5 साल तो कोरोना काल में निकल गए। तो जो कोरोना मैनेजमेंट है वो भी वो ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाए। यह हमारे हिमाचल के प्रदेश वासियों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। और जयराम जी की जो छवि है एज अ बिग लीडर वो नहीं बना पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। ही इज अ ऑनेस्ट मैन बट ही इज नॉट पॉपुलर। क्या बड़ी बात कह रहे हैं, ही इज ऑनेस्ट मैन। यस, मैं देखो मैं आम आदमी हूँ, मुझे सच बोलने में क्या जाता है। मैं जिसके बारे में जो सच है, केजरीवाल जी यही तो कहते हैं हम सामने वाले से सीखें कुछ। केजरीवाल तो यही कहते हैं कि भाई किसी स्टेट ने अगर अच्छा काम किया तो उससे हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए। अगर हमारे जयराम जी ऑनेस्ट हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। पर जयराम जी लीडर जो है स्ट्रांग नहीं है, ये बीजेपी भी मानती है। क्यों आपको लगता है कंट्रोल किया जाता है? यस, हो सकता है कि शायद उनको सेंटर से कंट्रोल होता है या हमारे ही कोई कैबिनेट के मिनिस्टर उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो बहुत स्ट्रांग प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य जो है, अनिरुद्ध नहीं, दूसरी से मैं बता रही हूँ जो ये आपके साथ फिलहाल का है। रूरल की बात करें तो आपको लगता है क्योंकि वीरभद्र जी एक बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं हिमाचल के और उनकी डेथ के बाद कांग्रेस को एक सेटबैक जरूर लगा है। उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के हालात हैं वो भी ठीक नहीं है, लेकिन आज तक जो प्रचलन रहा है हिमाचल में वो ये रहा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 5 साल भाजपा की सरकार रही है। इस बार क्या आपको लगता है कि वीरभद्र जी की मृत्यु के बाद उस चीज का कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इमोशनली लोग बहुत अटैच थे उनके साथ? कांग्रेस का तो उस दिन मान साहब शिमला आए थे तो उन्होंने कहा मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, कहानी सुनाता हूं। आपको पता है मान साहब पहले कॉमेडियन भी रह चुके हैं, तो कहते मैं एक स्टोरी सुनाना, एक पार्टी सी उधर ना सी कांग्रेस और कहानी खत्म। तो मेरा मतलब यह है कि सेंटर में भी कांग्रेस की कहानी खत्म हो चुकी है और हिमाचल में भी कांग्रेस की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि काफी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, हर्ष महाजन जी जो अभी बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, वो इसी वजह से हो रहा है कि कांग्रेस में उनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस तो टूटती जा रही है, कांग्रेस इस टाइम ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। हम राजा जी की रिस्पेक्ट करते हैं, राजा जी ने बहुत अच्छा काम किया, राजा जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे हमारे, पर अब इस टाइम जो है हमारे पास कांग्रेस में भी लीडरशिप नहीं है। उनकी वाइफ प्रतिभा जी है वो भी आगे है और विक्रमादित्य आपको नहीं लगता कि वो उनका आगे संभाल पाए? अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं लगता। अभी तो कांग्रेसियों से भी आप पूछेंगे वो भी कहेंगे कि हम इनको लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि तभी आपने देखा होगा कि टिकट आवंटन में उन्होंने काफी टाइम लगाया, इसी वजह से कि शायद कुछ कंट्रोवर्सी थी, तो अभी उनको एज ए लीडर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इवन कांग्रेस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हालात जो भी हैं, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कि आप उम्मीद करते हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं जनता को जरूर समझ आए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिमला से 40 किलोमीटर दूर गाड़ी चला के मेरा इंटरव्यू करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ खा के या कुछ चाय पी के जाना आप लोग। खा के जाएंगे। तो बिल्कुल प्रत्याशियों में भी जोश बहुत ज्यादा है। भले उन्होंने कहा कि 6:30 बजे से वो निकले हैं, लेकिन तकरीबन 7 बजे से ज्यादा का समय हो गया है। तो ऐसे में जब आप पैदल चलते हैं तो थोड़ी देर चल के ये थक जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एनर्जी अभी भी है। अगर शायद अंधेरा ना होता तो ये अभी भी कैंपेनिंग जरूर कर रहे होते। तो इस तरह की तस्वीरें आपको हिमाचल के हर एक क्षेत्र से नजर आएगी। हर एक प्रत्याशी जो है अपना पूरी जीन जान लगा रहा है, लोगों के बीच में जाए और लोगों को अपने मुद्दे जरूर समझाए। आखिर देखना होगा कि जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, गुम्मा।